तो देखिए इंद्रिय स्थान जो है आखिरी स्थान है पार्ट 1 का। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? तो 12 अध्याय हैं। इन 12 अध्यायों में हमें काफ़ी कुछ समझना होगा, प्रोग्नोसिस से रिलेटेड बातें, साध्य असाध्यता से रिलेटेड, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो होता है उसके पास साध्य पेशेंट भी आ सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो भी डाउट होगा आप लोग माइक ऑन करके बोलिएगा, क्योंकि जो आप लिखेंगे वहाँ पर वो आज मुझे नहीं देख पाएगा, तो अब माइक ऑन करके ही बोलिएगा। तो सबसे पहले बात हम लोग ये करेंगे कि इंद्रिय स्थान होता क्या है। इंद्रिय स्थान जनरली साध्य साध्यता को देखकर बनाया गया अध्याय एक स्थान है। इसमें हम बहुत सारे अरिष्ट लक्षणों के बारे में देखते हैं कि किस पेशेंट का इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनका इलाज, पेशेंट्स आते हैं जिनका इलाज अगर कर लिया जाए तो हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। आज भी देखने में आया है कि कई पेशेंट्स को हम रख लेते हैं तो और उनका इलाज नहीं हो पाता, तो लड़ाई की कंडीशन बन जाती है और ख्याति भी जो है ख्याति भी भ्रष्ट होती है कि ये चिकित्सक जो है सॉल्व नहीं कर पाता है केस को। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आचार्य चरक ने हमें इंद्रिय स्थान नामक एक स्थान दिया है, जिसमें हम सभी प्रकार के अध्यायों का आज पाठ करेंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे और एमडी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ रही है, अरिष्ट वर्णन जो है चरक के इंद्रिय स्थान में है, तो सुश्रुत के सूत्र स्थान में है और वाग्भट के शारीर स्थान में है। और जो है कि निद्रा और स्वप्न की यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं। देखिए इंद्रियां जो हैं दो, स्वप्न और इंद्री में, स्वप्न और निद्रा में आप लोगों को अंतर बता दिया गया था। निद्रा जब दोनों थक जाए, स्वप्न जब मन ना थके, इंद्रिय सिर्फ थके। तो मतलब दोनों में इंद्रिय थकती है, बस मन जो है स्वप्न वाली कंडीशन में नहीं थकता। तो ये दो स्वप्न और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बता दी गई है। तो यहाँ पर देखिए स्वप्न के दर्शन ग्रंथों में बात रखी जा रही है कि किस प्रकार से होती है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा इसमें देखते नहीं हैं। काश्यप ने अफलदायक स्वप्न 10 माने हैं, चरक ने 5 माने हैं, फलदायक स्वप्न 6 माने हैं और चरक ने 2 माने हैं, भाविक और दोषज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं महागधों के बारे में। तो चरक सूत्र 19 में आपको एको महागध इति अतत्वाभिनिवेश के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है चरक इंद्रिय स्थान 9वें अध्याय में आप 9वां अध्याय खोल सकते हैं अपने बुक में और वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। चरक इंद्रिय स्थान अध्याय 9वां खोलकर ये टिक लगा लीजिए कि जो है वात व्याधि, मधुमेह, कुष्ठ, उदर रोग, अपस्मार, गुल्म, राजक्षमा और शोफ, ये जो है अष्ट महागध होते हैं और इसका इंद्रिय स्थान के 9वें अध्याय में जिक्र मिलता है। ये क्वेश्चन आता है अष्ट महागधों का कहाँ जिक्र मिलता है, तो यहाँ पर 9वें अध्याय में आपको मिलेगा। इसमें देखिए याद करने का क्या ट्रिक है, तो राजा का वाक सुगम होता है, राजा का वाक सुगम होता है। तो राजा मीन्स राजक्षमा, वाक मीन्स हो गया आपका वात व्याधि, अ से हो गया अपस्मार, क से हो गया कुष्ठ और वाक से हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सुगम, तो स से हो गया शोफ, उ से हो गया उदर रोग, फिर जी से हो गया मतलब ग से हो गया गुल्म और म से हो गया मधुमेह। तो राजा का वाक सुगम, इससे ट्रिक से आपको याद रहेगा ये टोटल महागध। अब सुश्रुत जो है सर्जरी प्रधान है, तो वात व्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, उदर रोग, अर्श, अशमरी, भगंदर, मूढ़ गर्भ। तो अंतर बस देखिए इतना ही है, वहाँ पर अपस्मार, गुल्म, राजक्षमा, शोफ था, यहाँ पर अर्श, अशमरी, भगंदर, मूढ़ गर्भ है। बाकी चार जो है कुछ कुछ सिमिलर हैं। इसमें मधुमेह है तो इसमें प्रमेह है। आप लोग समझ रहे होंगे क्या अंतर है
यानी कुल मिलाकर 4 सिमिलर हैं, 4 डिसिमिलर हैं, क्योंकि ये शल्य प्रधान है, शल्य बीमारियों को देखता है। सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिजीजेस को देखने के लिए ये माना जाता है। तो सुश्रुत ने दुष्चिकित्स्य कहा है महागधों को, और हारिद भी सुश्रुत के अनुसार ही कहते हैं दुष्चिकित्स्य। अष्टांग हृदय निदान स्थान में 8 जो है बताया गया। तो अष्टांग हृदय निदान स्थान में 8वें अध्याय में वात व्याधि ये बताया गया है टोटल डिजीजेस के बारे में। किसके बारे में? अष्ट महागधों के बारे में। तो वात व्याधि, प्रमेय, कुष्ठ, उदर रोग, अर्श, असमरी, भगंदर, ग्रहणी। तो देखिए इसमें भी अंतर है। तो कुछ अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब महारोगा सुदुस्तरा कहा गया है इसके लिए। सुश्रुत सूत्र 29 में रोगों के बारे में, उनके अरिष्ट लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो सुश्रुत सूत्र 29 याद रखना है। अगर आपको अरिष्टों के बारे में जानना है तो सुश्रुत सूत्र 29 में। और चरक विमान के पूरे में आपको अरिष्ट लक्षण मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कितने प्रकार के 12 रोगों के बारे में है। तो अगर किसी को रक्तपान कर रहा है, रक्तपान करता हुआ दिखे तो समझ लेना चाहिए वो सुश्रुत सूत्र 29 में है, वहाँ का रेफरेंस है। उसको आप एक बार जब पढ़िए होंगे या फिर पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। पांडु रोगी का है हरिद्रा युक्त भोजन करना, रक्तपित्त का है रक्तपान, पांडु रोगी का है ये हो गया। श्वास काश का है श्वास तृष्णा का है मार्ग चलना। वमन रोग में पूड़ी सेवन, ये सुश्रुत का है, ये चरक का नहीं, याद रखिएगा। अभी चरक का भी इसी तरह का बताया जाएगा, उसको भी याद रखना है। उन्माद में क्या है? राक्षसों के साथ मैत्री। अपस्मार के साथ भूतों के साथ मैत्री, भूत प्रेतों के साथ। प्रमेय तथा अतिसार रोगियों का जल पीना, ये सुश्रुत की हैं सारी चीजें। तो इसमें जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चरक ने महागध, महावेगम, अग्निवंतम, शीघ्रकारी क्या है? ये जो है रक्तपित्त के लिए कहा है। और योग रत्नाकर ने कुछ मैथमेटिकल चीजें दी हैं। तो जहां भी आ जाए ये सारी चीजें, किसी ने जो है आया है उसको जोड़ देते हैं सबसे पहले। तो देखिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कक्षा को उस समय अनुसार करें, क्योंकि इसमें थोड़ा समय जाया हो जाता है तो, और ध्यान भंग भी होती है। तो दूत के प्रश्न के अक्षर को जोड़कर उसे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 8 करने पर अगर इवन नंबर आ जाए तो मृत्यु होगी, और रोगी और ऑड नंबर आ जाए तो रोगी रहेगा स्वस्थ। तो ये जो है योग रत्नाकर का है, पूछ सकते हैं। योग रत्नाकर के नियम के अनुसार यदि इवन नंबर आ रहा है तो क्या है? इवन आएगा तो मृत्यु होगी, ऑड आएगा तो ऑड इवन फॉर्मूला योग रत्नाकर। नियत मरणाख्या लिंगम अरिष्टिकम, ये मधुकोश का है। अब देखिए आप लोग 10वां अध्याय खोल लीजिए, कुछ चीजें वहां से नोट करने वाली बात बता देता हूँ। सद्यो मरणीय इंद्रिय अध्याय। तो सद्यो मरणीय मीन्स इमरजेंसी डेथ हो जाती है, तुरंत का तुरंत मौत। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको क्या करना, आपको 1 साल में मौत, 2 साल में मौत, 4 साल में मौत, 2 महीने में मौत, ऐसा केस नहीं आपको देखने को मिल रहा है। इसमें टोटल आपको सद्यो मरण मतलब तुरंत का तुरंत मौत होगा, और उस मौत में हृदय वाला मौत, हार्ट अटैक वाला मौत तो देखने को मिलेगा ही। तो 10वें अध्याय में हृदय संबंधी नोट कर लीजिएगा। जिस रोगी के हृदय में अत्यंत बड़ी कठोर गोलाकार वातस्थिला उत्पन्न हो जाए और वो तृष्णा से अधिक पीड़ित रहता हो तो वो सद्यो मरण में चला जाएगा। सद्य मतलब तुरंत मौत। अगला देखिए, जिस व्यक्ति की भौवें अपने स्थान से च्युत हो गई। ये सारे रेफरेंस हैं। चैप्टर नंबर 10 में आपको रेफरेंस मिलेंगे, उन रेफरेंस को आपको टिक करना है।
बाकी ये नोट्स भी आपको दिया जाएगा, लेकिन उसको टिक करिए 10वें अध्याय में कहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं आप लोग को बता भी सकता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है अपनी बुक खोलकर। तो इसमें आपको टिक टिक लगाना है। वातस्थीला सुसमृद्धा तिष्ठन्ति दारुणा हृदि तृष्ण अभिवृत्तस्य सद्यो। देखिए बच्चे बहुत ही लेट करते हैं जुड़ने में, तो आज पहला दिन है तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है क्लास में लेट ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं सद्यो मरणि इंद्रिय अध्याय, जो कि 10वां अध्याय है। उसमें सद्य मरण के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हार्ट अटैक वाला केस आ गया। दूसरा क्या है, जिस व्यक्ति की भौवें अपने स्थान से च्युत हो गई हों, शरीर के भीतरी भागों में दाह हो रहा हो, ऐसी दशा में यदि हिक्का उत्पन्न हो जाए, हिक्का वाला भी इसी में आपको देखने को मिलेगा, उसको भी टिक कर लीजिएगा। और आमाशय में कर्तनवत पीड़ा होगा, अतिसार तृष्णा बढ़ी हो, तो ये अतिसार और तृष्णा बढ़ी हो तो इसमें आपको करना है। लेकिन इसमें आपको यहाँ से देखना है कि ये जो अतिसार है कहीं कहीं वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन लिखा हुआ मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 10 में इतनी बातें आपको नोट कर ली हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आमाशय समुत्थानाम, आप लोग को श्लोक मिल गया होगा 10वें चैप्टर में, छोटा ही चैप्टर है। आमाशय समुत्थानाम यस्य स्यात् परिकीर्तिता भिन्नम पुरुषम तृष्णा च सद्यः प्राण हनन्ति च। तो सद्य मौत कब कब होगी, आमाशय में कर्तनवत पीड़ा, 10वां अध्याय। एक हिक्का वाला भी है, एक हिक्का वाला श्लोक भी याद करना है। तो हिक्का वाला और ये कर्तन वाला, आमाशय में कर्तन और हार्ट वाला, ये 3 चीजें आपको यहाँ से याद करनी। आगे देखिए अणु ज्योति अध्याय। अणु ज्योति अध्याय में 11वें अध्याय पे अब आ जाइए आप लोग। 11वें अध्याय पे आइए, कुछ चीजें मैं टिक करवा देता हूँ। 11/27 और 11/29 टिक कर लीजिए अच्छे से, उसको आपको पढ़ना है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले जो मैं नोट्स बता रहा हूँ वो पढ़ना है, टिक लगाना है। और एक और नोट्स दूंगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है, जिसके द्वारा ये जो मान लिया जाएगा कि आपका कंप्लीट हो गया, इंद्रिय स्थान पूरा कंप्लीट हो गया। क्योंकि इससे 2 ही प्रश्न आते हैं, एक ही प्रश्न आता है, तो इतनी मेहनत सफिशिएंट लगती है। तो 11/27 और 11/29 को टिक कर लीजिए। ये जो पादः समेत चतुस्वारः संपन्नम साधकै गुणे व्यर्था गतायुषो द्रव्यम विना नास्ति गुणोदया, चरक का है इंद्रिय स्थान 11/27। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि आपका जिन व्यक्तियों की आयु समाप्त हो गई है, तो अगर आयु समाप्त हो गई है तो आपका चतुष्पद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो उसको ठीक कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में देखिए लिखा है द्रव्यम विना नास्ति गुणोदय, रेफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज द रेफरेंस, फॉर विच पर्पज इट इज सेड टू बी। तो किसके लिए कहा गया है, कहाँ पर आया है, किस अध्याय में आया है। तो द्रव्यम विना नास्ति गुणोदय, द्रव्य है आत्मा, आत्मा के बिना गुणों का उदय हो ही नहीं सकता। यानी आत्मा नहीं रहेगी तो आप कितना ही चिकित्सा आपका अच्छा तगड़ा हो, चिकित्सा आप में आप बड़े डॉक्टर हों, बड़े वैद्य हों, लेकिन आप अगर आत्मा ही नहीं रहेगी तो कैसे चिकित्सा करोगे। तो ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन है कि चतुष्पाद होते हुए भी इलाज संभव नहीं। अरिष्ट का लक्षण अगला देखिए 11/29वां श्लोक टिक कर लीजिए, उसको मत छोड़िएगा। तो क्रिया, तो इसमें जो है अरिष्ट का लक्षण बताया जा रहा है। अरिष्टम अरिष्ट निरुच्यते, किसको अरिष्ट कहते हैं, क्रिया अपथितम अक्रांतम,
केवलम देह माप्लुता चिह्नम कुर्वन्ति यत् दोषात् अरिष्टम निरुच्यते। तो ये भी श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर आया है? 11वां अध्याय 29वां श्लोक। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें देखिए, जो दोष जो होते हैं वो आप एक चिकित्सा करते हैं, लेकिन एक दोष बढ़े हुए होते हैं। तो आप अगर चिकित्सक अच्छे हैं तो उन दोषों को समाप्त कर देते हैं। लेकिन कभी कभी आप चिकित्सक अच्छे होते हैं लेकिन दोष इतने भारी भयंकर होते हैं कि वो आपके जो फल है उसको ही खत्म कर देते हैं। मतलब कि आपके चिकित्सकीय इफेक्ट को वो और अधिक प्रभावहीन बना देते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर दोनों श्लोक टिक कर लीजिए। अब आपको मिल रहा है अध्याय पहले पे आ जाइए। इधर उधर करके ही हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमें अच्छे से हो पाए। तो देखिए, वर्ण स्वरी इंद्रिय अध्याय। इसमें आपको वर्ण स्वर से रिलेटेड बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरी जो है परीक्षा कैसे करनी है, पहला अध्याय खोल लीजिए, इंद्रिय स्थान का पहला अध्याय खोल लीजिए। पेन कॉपी ले लीजिएगा, बिल्कुल कोताही मतलब नहीं बरतनी है। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। तो पहला अध्याय, इंद्रिय स्थान का पहला अध्याय आपका खुल जाना चाहिए। तो इसमें जो है आपको ये देखनी है वर्ण स्वर इंद्रिय अध्याय। तो पुरुष आश्रित भाव होते हैं प्राकृत और विकृति से। आप कैसे पता लगाते हैं? परीक्षा डन, परीक्षा कैसे करते हैं? तो प्राकृत और विकृत भावों से करते हैं। और आप्तोपदेश और युक्ति से भी कुछ चीजें जो कि अनाश्रित होती हैं उनका भी पता लगा लेते हैं। अब हम प्राकृत और विकृति को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रकृति जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी ऑफ प्रकृति इज ऑन द 6 पॉइंट्स। तो आपकी प्रकृति 6 बिंदुओं पर डिपेंड करती है। इन 6 बिंदुओं को बोलते हैं जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देशानुपातनी, कालानुपातनी, वयो अनुपातनी, प्रत्यात्म नियंता। अब मान लो जैसे कि आप कफ प्रकृति के हो लेकिन आप बुढ़ापा आ गया है, तो आपका कफ थोड़ा समन की ओर तो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कफज वाले भी बूढ़े होने पर पतले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई वात बढ़ा हुआ है। तो वय पर डिपेंड करता है, काल पर डिपेंड करता है, कुल पर डिपेंड करता है, जाति प्रसक्ता सभी पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इन 6 बिंदुओं को याद रखिएगा। प्रकृति इज डिपेंडेंट ऑन 4 थिंग्स एंड विकृति इज डिपेंडेंट ऑन 3 थिंग्स, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। तो निमित्त अनुरूपा मीन्स होता है उल्टा ट्रीटमेंट। मीन्स अगर आपको रुक्ष सिस्टम दे रहे हैं तो आपको जो है वात का बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ समन हो जा रहा है। निमित्त अनुरूपा मतलब उल्टा होना। लक्ष्य निमित्ता क्या है? कार्य और कारण का सिमिलैरिटी है, इन द सेम डायरेक्शन, बट इन निमित्त अनुरूपा उल्टा डायरेक्शन। लक्षण निमित्ता केवल लक्षणों के आधार पर विकृति बता देना। तो याद रखने वाली बात है 3 प्रकार से किया जाता है, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता, निमित्त अनुरूपा। अगला देखिए वर्ण। तो पेशेंट्स में वैकारिक वर्ण और प्राकृत वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। अब प्राकृत वर्ण, कौन सा वर्ण प्राकृत होता है? तो कृष्ण, श्याम, श्याव, अवदात, अवदात। अब यहाँ अवदात वाला बड़ा कंफ्यूज करता है। अवदात मीन्स होता है गौर। गौर मीन्स जैसे कुछ लोग गोरे गोरे होते हैं उनको अवदात बोला जाता है। कुछ लोग काले होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। दीज आर नॉर्मल कलर, नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन, नॉर्मल कलर। तो कृष्ण, श्याम, श्याम, अवदात, अवदात, ऐसे रोगी नॉर्मल होते हैं, मतलब रोगी नहीं होते हैं, वो प्राकृत वर्ण है। और विकृत वर्ण क्या है? तो नील, श्याव, ताम्र, हरित, शुक्ल। कंफ्यूजिंग पॉइंट श्याव एंड शुक्ल, इन दोनों को टिक कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। श्याव और शुक्ल, बोलते हैं भाई मैं शुक्ल हूँ, तो शुक्ल तो वैकारिक वर्ण है। आप बोलिए मैं अवदात हूँ क्योंकि मैं गौर हूँ।
या कृष्ण है तो कृष्ण बोलिए, श्याम है तो श्याम बोल सकते हैं। बस अवदात याद रखना है, क्योंकि कृष्ण श्याम तो एक ही हो गया, फिर कृष्ण श्याम अवदात जो है गेहूं रंग को कहते हैं। श्याव और शुक्ल जो है वैकारिक है। स्वर का देखिए, याद करने की ट्रिक है सनीह तासु, सनीह तासु याद रखने की ट्रिक है। प्राकृत वर्ड, प्राकृत स्वर देखिए सारे अध्याय 1 में दिए गए हैं, टिक करते चलिएगा कहाँ कहाँ दिया है। तो प्राकृत स्वर 8 है, वैकृत स्वर जो है वैकारिक स्वर 8 है। तो प्राकृत स्वर में लगभग सभी पक्षियों का लगभग जिक्र मिलता है। कुछ चीजें जैसे दुंदुभी, नेमी, ये सब थोड़े अलग चीजें के हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं। बाकी सारे जो है आपको, जैसे कि दुंदुभी नगाड़े को कहते हैं, वैसी आवाज आ रही है तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर ये सारी चीजें आ जाए, जैसे उसकी क्वालिटी को दिखा रहा है, और एक जानवर इसमें भी है एडक, भेड़, कल ग्रस्त, अव्यक्त, गदगद, छाम, दीन, अनुकीर्ण, कभी न रुकना। तो ये सारी चीजें वैकारिक लक्षण क्या है, 8 याद रखिए। एक में है पक्षियों के नाम और नगाड़े, नेमी, ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाकी एक भेड़ वाला जो है एडक, इसमें आगे बढ़िए। 5वां अध्याय 2, 3, 4 नहीं पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन भेज दूंगा, क्वेश्चनों से अध्ययन कीजिएगा। क्वेश्चन अगर तीसरे चौथे वाले मिलेंगे उसको रेफरेंस कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपके अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5वां अध्याय में है पूर्वक लक्षण, प्रोडोर्मल सिम्टम्स। खोल लीजिए किताब, 5वां अध्याय पूर्व रूप रूपीयम इंद्रियम अध्याय। तो पूर्व रूप से कैसे आप सिस्टम को करते हैं, जैसे सुश्रुत 29 वाला था, आप लोग को बताया जा रहा था, वही यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं, जो लिखे हैं यही सब पूछे जाते हैं। प्रेतः स पिबेन मध्यम स्वप्ने, तो स्वप्न में प्रेत के साथ मद्य पीता है, यक्षमा का पेशेंट, तो स्वप्न के में मद्य पीना। प्रेतः सह पिबेन मध्यम स्वप्ने या कृष्यते सुना, इसको टिक कर लीजिएगा। बलम चाहिए यस्य प्रतिश्यायश्च वर्धते, तो प्रतिश्याय बढ़ता जाता है, बल का ह्रास होता है। कृष्यता सुना, मतलब कृष्यो कुत्ते द्वारा स्वप्न में, ये दक्षिण दिशा में। तो देखो समझने वाली बात यह है कि 2 जगह दक्षिण दिशा की ओर बताया जा रहा है। तो अगर कोई स्त्री के द्वारा दक्षिण दिशा में स्वप्न में देखता है कि ले जाया जा रहा है, तो वो रक्त पित्त का प्रोडोर्मल साइन है। प्रोडोर्मल उसका है, किसका, रक्त पित्त का। स्त्री के द्वारा दक्षिण दिशा में ले जाया जाना, ये है रक्त पित्त का। लेकिन कुत्ते के द्वारा ले जाना है, ये किसके अंतर्गत है, राजक्षमा के अंतर्गत है। बाकी एक श्लोक है, रेफरेंस के तौर पे याद रखिए, राजक्षमा में स्वभीर उष्ट्रय खैरय वपि याति यो दक्षिणा दिशम नारी प्रसक्तस्य, इसमें नारी की से प्रसक्ता, नारी में संलिप्त रहता है, ये प्रसक्त रहता है। सुघोरम ज्वरम आंध्यम जीवितम सब विमुचित, इसको टिक कर लीजिए। जो जो लाइन यहाँ लिखी है उसको अपने बुक में भी टिक कर लीजिएगा। यक्षमा की रोगी भयंकर ज्वर से पीड़ित होकर मरता है। स्त्री के द्वारा दक्षिण दिशा में ले जाना रक्तवासा मुहुर क्षमा, ये रक्तवासा क्या है, तो रक्त के समान कपड़े पहनना, लाल लाल कपड़े पहनना, सपने में दिखाया जाए। अगला देखिए कुष्ठ वाला बड़ा सिंपल है। कुष्ठ वाले में वो सपने में क्या देखता है, वो सपने में देखता है कि वो नग्न हो चुका है और घृत उसके ऊपर लदी हुई है, मतलब लगी हुई है, और वह ज्वाला रहित अग्निकुंड में हवन कर रहा है। ये पद्मायुरसी जायन्ते, ये क्या है, तो उर्षी, उर प्रदेश में पद्म यानी कमल का उत्पत्ति। ऐसा कब होता है, देखो आप लोगों को हार्ट को स्वेदन से बचाने के लिए बहुत ट्रीटमेंट दिया गया था,
तो हार्ट को बहुत अधिक ठंडी चीज़ों से, कफ से भी बचाया जाता है। यहाँ पर पुंडरीक उग गया है, यानी हार्ट पर सपने में लगेगा कि कमल का फूल खिल रहा है। तो दिस इज द साइन एंड प्रोड्रोमल सिम्टम्स ऑफ कुष्ठ। कुष्ठ का है ये। और ये बाकी घी वगैरह आप लोग देख लिए। प्रमेय देखिए, स्नेहम बहुविधम स्वप्ने चांडाले सह यह पिबेत। तो बहुत सारे स्नेह को, स्नेह 4 प्रकार के होते, सभी स्नेहों को ये पिएगा रात में चंडालों के साथ, मतलब पिएगा नहीं, सपने में देखेगा। उन्माद विषयक ध्यानाशो, तो आयास ध्यान में रहेगा। तथा युगो मोह स्वाद, ये टिक कर लीजिएगा अपने बुक में। अरति बलहानिश्च मृत्यु मार्द पूर्वक आहार द्वेषिण पश्यन् लुप्तम चिंततः उदरितम। देखिए, नृत्यम रक्षणो गणय, राक्षसों के साथ स्वप्न में नाचता है। उन्मादी राक्षसों के साथ स्वप्न में नाचता है, लेकिन अपस्मारी क्या करता है? अपस्मारी का थोड़ा अलग लक्षण है, उसको थोड़ा मिलाइएगा। स्वप्न में मतवाला होकर नाच रहा है, तो केवल मतवाला होकर नाच रहा है। अब राक्षसों के साथ नाचेगा तो उन्मादी है, और केवल नाच रहा है, तो इसमें कर लीजिएगा। असतम पश्यति यस श्रोत सतम स्वना, जागते हुए अंधकार के न रहने पर भी देखता है। ये सब उतनी चीजें है। मेरे सिर को प्रेत नीचे करके ले जा रहा है। किसको? सिर को, अपस्मार के रोगी के सिर को। तो बहिर्आयाम विषयक, बहिर्आयाम में स्तब्धते प्रतिबुद्धस्य हनु मन्यते, तो हनु ये सब जो है स्तब्ध रहेगा। अगला है सस्कुली खाएगा वो। बहिर्आयाम वाला सपने में देखेगा कि वो सस्कुली का सेवन कर रहा है। तो सस्कुली वगैरह का सेवन, पूड़ी वगैरह, मालपुआ, ये सब का सेवन कहाँ बताया गया है? बहिर्आयाम के रोगियों के लिए। बाकी आप लोग इसको प्रमेय वगैरह मत टिक करिएगा, ये बहिर्आयाम का है। स्वप्न की परिभाषा बताया जा रहा है। नाति प्रसुप्तम पुरुषः सफलान लास्तथा इंद्रिय, ये 5/42 वाला टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्वप्न की परिभाषा आपको बताया जा रहा है। अब स्वप्न के भेद बताए जा रहे हैं, तो 7 भेद हैं। दृष्ट श्रुत अनुभूत पार्थिक कल्पित भाविक फल। तो सफल स्वप्न है 2 फल, और शेष जो हैं अफलदायक हैं। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है। टोटल कितने हैं? 7 हैं, 2 फलदायक और 7 जो है अफलदायक है। कौन कौन सा है इसमें देख लीजिएगा, श्लोक में टिक कर लीजिए। श्लोक 5/43, ये आपको आयुर्वेद सार से पढ़ाया जा रहा है। कश्यप ने 10 स्वप्न माने हैं अफलदायक, 6 स्वप्न फलदायक होते हैं। 10 स्वप्न मतलब उसमें उन्होंने 16 माने हैं, ये याद रखना है। बाकी चरक का याद रखिए, 7, 2 अच्छे, 5 बुरे। अब आ जाइए कतमानी शरीर इंद्रिय, यानी जो है कतमानी शरीर इंद्रिय अध्याय। तो अतिसार तथा हिक्का की, इसमें आपको पूरा अध्याय ही लगभग इम्पोर्टेंट है। मतलब हर अध्याय में अलग अलग बातें, अलग अलग लाइन में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, हिंदी में याद रख सकते हैं। कैसे पढ़ देते हैं। अतिसार तथा हिक्का की अरिष्ट सूचकता, 6वां चैप्टर खोल लीजिएगा, आपको इसमें सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। अतिसार तथा हिक्का की अरिष्ट सूचकता है, देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अतिसार की अरिष्ट सूचकता मिलेगी रक्तातिसार से, और हिक्का की मिलेगी गंभीरजा हिक्का। तो हिक्का में गंभीरजा हिक्का क्या है? अरिष्ट सूचक है। और अतिसारों में रक्तातिसार,
अचिकित्सकीय रोगी में बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर 6। अचिकित्सीय पुरुष अनाह अतिसार एक साथ हो जाए, दुर्बल एवं कृष, ये अनाह और अतिसार वाला पॉइंट जब आप देखेंगे बुक में, तो उसमें अनाह के बाद आपने जो है किया, विरेचन दिया, फिर जो है अतिसार हुआ, तो ये जो सिस्टम बन जाता है ये बड़ा भयानक होता है। अनाह तृष्णा एक साथ हो जाए, पौर्वाहिक ज्वर, शुष्क काश एक साथ हो जाए, सुहस्तम सूनपादम सून गुद्योदरम नरम, सोथा ज्वरम, शोथ ज्वर अतिसार विषयक अरिष्ट, ये सारे अरिष्ट, जिस व्यक्ति को शोथ होने के बाद ज्वर अतिसार हो जाए तो वो जाएगा जल्दी ही। जिस पुरुष में विरुद्ध योनि विरुद्धोपक्रम शीघ्र बढ़ते हों, ये याद रखिएगा। चरक इंद्रिय स्थान का 6/23। बलम विज्ञानम आरोग्यम ग्रहणी मांस शोणितम एतानि यस्य क्षीयन्ते क्षिप्रम क्षिप्रम न हन्यते, उचित चिकित्सा करने पर भी सहसा बढ़ता। तो आप 6वें अध्याय को इस पॉइंट के अनुसार पढ़िएगा जरूर। 6वां अध्याय पढ़ने की जरूरत आपको मिलेगी। 7वां अध्याय खोल लीजिए, 7वां अध्याय खोल लीजिए। बाकी 6वें अध्याय में जब आप उसको थोड़ा अध्ययन करेंगे, छोटा ही अध्याय है, हर एक पॉइंट का अध्ययन मिल जाएगा वहां पर। इसमें देखिए सुषमा, इसमें डायरेक्ट छाया है, छाया विषयक संदेश। सुषमा और विषमा, सुषमा मतलब होता है सिमेट्रिकल और विषमा मीन्स होता है एसिमेट्रिकल। तो चरक इंद्रिय स्थान 7/8 का ये रेफरेंस है। संस्थानम आकृति ज्ञेय सुषमा विषमा चसा, छाया वर्ण प्रभाश्रया, तो छाया शरीरगत वर्ण और प्रभा के आश्रित होती है। तो अगला देखिए, छाया के प्रकार बताए जा रहे हैं। कितने प्रकार की छाया होती है? तो 5 प्रकार की छाया होती है। कितनी अच्छी कितनी बुरी? एक इसमें बुरी, बाकी अच्छी होती है। बुरी वाली कौन सी है? वायवी छाया। वायवी क्यों बुरी है? क्योंकि सहत प्रभाव, वायवी गर्हिता, वायु तो विनाशाय क्लेशाय महत्यपि। तो छाया के बारे में डायरेक्ट बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि यह छाया आएगी तो मरोगे ही। केवल और केवल आपको क्लेरिफिकेशन किया जा रहा है। आग्नेय छाया, तो समझ में आया तो विशुद्ध रक्ता त्वाग्नेयी दीप्ताभा दर्शन प्रिया, उसमें टिक कर लीजिएगा बुक में। आकाशीय छाया क्या है? नभसी निर्मला नीला सस्नेहा सप्रभेव च। आम्भसी क्या है? शुभ छाया, पार्थिव छाया। ठीक है, आम्भसी में होता है जल वाली, तो जल वाली जो है शुभ होती है। पार्थिव क्या है? शुभ वैदुर्य, विमला सुसंगिता चा आम्भसी मता। तो इसको पार्थिव छाया, वायवी छाया मोस्ट डेंजरस। तो यहाँ पर हमें 7वें अध्याय में यही सारी चीजें छाया प्रकरण के बारे में बताया है। तो प्रभा की उत्पत्ति का कारण और भेद। सभी प्रभाएं तेज से उत्पत्ति होती हैं। रक्त पीता सिता श्याव हरिता पांडुर आसिता। 8वां अध्याय खोल लीजिए। 8वां अध्याय अष्ट महारोग विषयक अरिष्ट। तो 8वां ये अध्याय असल में है नहीं, ये 9वां अध्याय है। तो 9वें अध्याय में आपको ये मिलेगा। तो ये असल में 9वां अध्याय का जिक्र है, ये 8 नहीं है, 9 कर लीजिएगा। यशस्याव निमित्त, यहाँ पे गलती की गई है बुक में, तो ये 8 नहीं है 9 है, अच्छे से समझ लीजिएगा। 9वां अध्याय खोलिए। अष्ट महारोग विशेष अरिष्ट, तो याद रखिएगा। तो पहले तो बताया गया था अष्ट महागध। अब अष्ट महागध कब अरिष्ट बन जाते हैं, कब हो जाते हैं? सिंपल सी बात है, जब बल मांस क्षयो सती, वात व्याधि अपस्मारी कुष्ठी सोफादुरी तथोदरी, गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरा,
अचिकित्सया भवन्त्येते बल मांस क्षयो सति। 9 वाला याद रखिए, 8 9 मतलब चरक इंद्रिय स्थान 9वां अध्याय। अब उसी के नीचे लिखा होगा कि अनावश्यक अरिष्ट, यदि किसी व्यक्ति को अनारोग हुआ हो वह विरेचन द्वारा दूर किया जाए। देखिए आप लोग 6वां अध्याय जरूर एक बार स्टडी कीजिएगा, उसके बिना 6वें अध्याय के पढ़ने के बिना नहीं हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति को अनारोग हुआ वह विरेचन द्वारा दूर किया जाए, पर प्यास लगकर पुनर्विरेचन के बाद दमान हो जाए तो मृत्यु को समझना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे से बताया गया है। अब आखिरी बात कर रहे हैं यहाँ पर बात है 8/67 लिखें, लेकिन ये इसको समझिए 8/6 and 7। 8वां अध्याय खोल लीजिए सभी लोग, 8वां अध्याय खोल लीजिए। उसमें जो है 3 दिन और 6 दिन की मृत्यु के बारे में बताया गया है। यही 2 श्लोक में, 6वां और 7वें श्लोक में दो दिया हुआ है सिस्टम। तो रोगी की मृत्यु होगी 3 दिन में, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु होगी 6 दिन में। ये यहाँ का रेफरेंस है और ये जो है 8वां चैप्टर है। लेकिन संखक का विवरण जो है ये आपको मिलेगा 9/20 में। संखक मिल जाएगा आपको। संखक भी 3 दिन में खत्म होगा। मतलब मनुष्य जो है 3 दिन में मौत होती है। बाकी भ्रू सिर में बहुत से में सीमंत आवर्त भौरी बन जाए, सिर प्रतिछाया आवश्यक, सिर का उल्टा होना या वक्र होना दिखाई दे। तो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए आपसे पूछे जाते हैं सिर प्रतिछाया मतलब सिर का उल्टा होना या वक्र होना अगर लक्षण दिख रहा है तो कितने दिन में मौत हो सकती है। तो आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है यदि स्वस्थ है तो 3 दिन, अस्वस्थ है तो 6 दिन। लेकिन अगर सिर का उल्टा होना या सिर गायब होना ये सब लक्षण दिखे तो आपको 3 दिन या 6 दिन में से सोच लेना, पूछना है पहले कि भाई स्वस्थ है मनुष्य की रोगी है। तो रोगी है तो 3 दिन में मर जाएगा और स्वस्थ है तो 6 दिन में मर जाएगा। अब 6 दिन का मारक अरिष्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो 6 दिन वाला देखो, बाल उखाड़ने पर 8/67 में ही लिखा हुआ है, बाल उखाड़ने पर क्या होगा 6 दिन वाला। तो बाल उखाड़ने पर यदि सेंसेशन ही ना हो, किसी को बाल तेजी से उखाड़िए और उसको दर्द ही ना हो रहा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो 6 दिन में मर जाएगा। अगला देखिए, ये वाला टिक कर लीजिए 8/8। 8/8 का ही ये श्लोक है। 8/8 का ये रेफरेंस है आपको अरिष्ट 6 दिन वाला, जो आपने बाल वाला बताया, ये 8/8 इसको टिक कर लीजिएगा। 7 दिन का अरिष्ट है, इसमें सारे दिनों का अरिष्ट याद रखना है, कितने दिन में मौत होने वाली है। क्योंकि जितने दिनों में मौत होगी तो आप बताएंगे ना कि भाई ये 15 दिन का मेहमान है, ये 7 दिन का मेहमान है, ये 3 दिन का मेहमान है। तो ये जो मेहमान वाली बात बताई जा रही है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, यही चरक इंद्रिय स्थान में मिलेगी। तो 7 दिन वाला कौन सा है, उत्थाप्यमानः शयनात् प्रमोह याति यो नरः। सैया से उठ जाने या नींद से जगाए जाने पर बार बार मूर्छित हो जा रहा है तो वो 7 दिन में मर जाएगा। उत्थापमान शयनात् प्रमोहनम याति यो नरः। अब देखो अगला देखो, चरक इंद्रिय स्थान 4/11 का एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, उसमें भी 7 दिन में मौत बताई गई है। अब इससे ये हो गया, इस पैटर्न से फॉलो करने से कि आपको 7 दिन वाला एक साथ मिल गया। इफ द पेशेंट सीज नॉर्मल कलर्ड फायर एज ब्लू लस्टरलेस लाइक ब्लैक, ये सब अगर दिख रहा है तो चरक इंद्रिय स्थान 4/11 वाला टिक करिएगा जरूर, ये 7 दिन में मौत को बताएगा। जो रोगी स्वाभाविक रूप से अग्नि नीली प्रभावहीन या कोवल को देखता है। 15 दिन का अरेस्ट देख लो, तो प्रतिलोम अनुलोम
चरक इंद्रिय 7/20, इसको टिक कर लो। 7 चैप्टर नंबर 7 एंड 20 वहाँ श्लोक में आपको मिलेगा प्रतिलोम अनुलोम 15 दिन में मौत, ग्रहणी विकृति 7/20, स्नान चंदन प्रथम सुगन, ये जो है आपको मिलेगा 15 दिन का अरिष्ट है, स्नान चंदन प्रथम सुगन। तो अगर ये सारे लक्षण देख रहे हैं, जैसे स्नान करने के बाद चंदन लेप कराने के बाद भी जो है छाती का सूखना, जो है प्रथम सूखना छाती का भाग, तो वो मौत का हो सकता है। अगला देखिए, 1 मास का अरिष्ट निश्चिंत मास 7/31, याद रखिएगा, टिक कर लीजिएगा। 1 मास निश्चिंत मास, 1 मास निश्चिंत मास, शरीर कांप रहा हो, स्वजन द्वेष्टा, अपने लोगों से द्वेष्टा हो गई हो, वीर मूत्र पुरी जल में डूब जाए, 31वें में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 6 मास भक्तिशीलम स्मृति त्यागो बुद्धि बलम अहेतुकम, तो ये जो 6 लक्षण हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो है 11/7 में आपको मिलेंगे। ये 6 मास वाला है। 6 मास का लक्षण पूछा जाए कि किसी का भक्तिशील स्मृति त्याग बुद्धि बल अहेतुकम, ये सब आ गए हैं, या फिर मस्तिष्क पर धमनियों का सुंदर जाल दिखाई दे रहा है, या मस्तिष्क पर चंद्रमा की तरह टेढ़ी रेखाएं का बनना हो गया है। तो आपको कितने महीनों का मेहमान बताना होगा? तो 6 महीनों का मेहमान। अगला देखिए, 1 वर्ष का अरिष्ट, तो पुष्पित व्यक्ति। देखिए पुष्पित व्यक्ति वाला कॉन्सेप्ट क्या था, पुष्प वाला चैप्टर 2 वाला है। तो कहा गया है कि फूल जो होता है वो फल की उत्पत्ति का कारण बनता है, लेकिन कभी कभी नेचर में ऐसे भी फूल होते हैं जो फल पैदा नहीं करते, और कुछ ऐसे फल होते हैं जो फूल के बिना भी फल जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में मृत्यु रूपी फल बिना अरिष्ट रूपी फूल के उत्पन्न होती नहीं है। मृत्यु होगी तो अरिष्ट लक्षण दिखेगा ही दिखेगा। तो इसीलिए पुष्पित व्यक्ति कहा जाता है अरिष्ट लक्षण वाले को। और ये जो है सिस्टम आप लोग को समझना है। और 1 वर्ष का अरिष्ट जो है मेनली आपको 11वें चैप्टर में देखने को मिलेगा। बाकी जो है इसमें पुष्पित व्यक्ति बलि विषयक। अब बलि विषयक क्या है? अगर जैसे मान लो कोई 1 साल में मरने वाला है ना, तो उसका दिया गया बलि अगर किसी जानवर को खिलाते हो तो वो खाता ही नहीं है, तो आप समझ जाना। शोभा उपचयम घनम, ये 11/6 का है, लेकिन यहाँ अगले में देखो लिख दिया है चरक इंद्रिय स्थान 9/22, तो उसको मत लीजिएगा। 11/6 का है शोभाम उपचयम घनम। अरुंधति तारा को देखता है अणु ज्योति, मतलब उसका जो है ज्योति अणु हो गई है, उसकी प्रभा खत्म होने जा रही है। ये चरक इंद्रिय 11 का सिस्टम है, अणु ज्योति है। पक्ष, तो पक्ष जो होता है 3 पक्ष, मतलब 15 × 3 यानी 45 दिन वाला 2 सिस्टम, एक सिस्टम है। तो आरोचक रोगी से पीड़ित हो, अरुचिक मतलब आरोचक से तीव्र से बल मांस का क्षय हो रहा हो, तो समझ लो कि 15 दिन में 15 × 3 यानी 45 दिन में मर जाएगा आरोचक रोगी वाला, बल मांस का क्षीण हो रहा हो। यह लिखा हुआ है, श्लोक देख लो। बल मांस क्षयोस् तीव्रो रोग वृद्धि अरोचक यशस्त आतुरे लक्ष्यन्ते लीन पक्षान सजीवित। देखिए क्लास थोड़ी लंबी लग सकती है आपको, लेकिन हम लोग 10 मिनट अगर अधिक भी ले लेंगे तो आप लोगों को ये क्लियरिटी आ जाएगी इस चैप्टर में। उत्तम रोगी के लक्षण बताए जा रहे हैं, सत्वल लक्षणों सही। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12वां अध्याय खोलिए, आखिरी में एकदम 12/87, 12/88, 12/90 तीनों को आपको टिक करना है। उत्तम रोगी के लक्षण, आरोग्य का फल, इंद्रिय के ज्ञान का फल। और इंद्रिय के ज्ञान के फल में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तथा ही सिद्धि च यशश्च शाश्वतम च सिद्ध कर्मा लभन्ते ज्ञानी च। यहाँ पर सिद्धि शब्द का सिद्ध कर्मा, सिद्धि, ये दो शब्द आया है। आप लोग इसको समझ सकते हैं इंद्रिय स्थान का नहीं हो सकता है, ये सिद्धि स्थान का हो सकता है, लेकिन ये इंद्रिय स्थान का है। तो देखिए इसमें डॉक्टरों की कमाई के बारे में भी बताया जा रहा है। लभते धनानी च, तो जो लोग इंद्रिय विषयक चीजों को जानते हैं वो लोग चिकित्सा की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। क्योंकि भाई कैसे कैसे प्राप्त करोगे सिद्धि? जब आप ये इंद्रिय स्थान को जानोगे तो आपका यश बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप वैसे रोगियों का इलाज ही नहीं करोगे। और सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? अरे भाई क्योंकि जो जो इनक्योरेबल डिजीज है उसको आप इलाज ही नहीं करोगे, तो इससे आपकी सिद्धि भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, और ये शाश्वत होगा, निरंतर बना रहेगा। तो इस प्रोसीजर के थ्रू आपको क्या मिलेगा? लभते धनानी च, तो इससे आपको बड़ी भयानक, मतलब बहुत अच्छे मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि इससे आपका यश बहुत अधिक बढ़ेगा। अब कुछ लोग इसको सिद्धि स्थान समझ लेते हैं कि सिद्धि स्थान में जो वमन विरेचन कराया गया है उससे बड़ा फायदा होगा। उससे फायदा नहीं होगा, इंद्रिय स्थान से फायदा होने वाला है। इसको टिक करिएगा। 90वां श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरोग्य का फल बाकी शुभ लक्षणम, इसको जो है रेफरेंशियल क्वेश्चन है, आते हैं। सत्व लक्षणम संयोगो भक्ति वैद्य जिता, ये क्या है? उत्तम रोगी कौन होता है? तो सत्व लक्षण, उसके अंदर सत्व बड़ा हो, भक्ति संयोग हो, भक्ति वैद्य द्विजातिषु, तो उसके अंदर भक्ति हो किसके प्रति? वैद्य के प्रति। और द्विजातिषु यानी द्विजात का मतलब होता है ब्राह्मणों को कहते हैं, तो ब्राह्मणों के प्रति उसकी भक्ति होनी चाहिए, साथ ही साथ वैद्यों के प्रति होनी चाहिए। साध्यत्वम, अब उसका रोग भी साध्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इंद्रिय स्थानों में दिए गए सारे लक्षणों से ग्रसित हो, तो उसको तो आप बोल देंगे कि वो इतने दिन का मेहमान है। निर्देश आरोग्यम लक्षणम, तो निर्वेद मतलब होता है कि कोई संशय ना करना, तथा आतुर आरोग्यम लक्षणम, तो इसमें यहाँ पर इसको टिक कर लीजिएगा। 12/87, 88 और 90। बाकी जो है आरोग्य का फल क्या है? आरोग्य आयुषम सुखम च लभते महत भगवान पुरुषम, तो आरोग्य का फल भी यहीं बताया गया है 12/88, उसको भी टिक करके उसको भी पढ़िएगा। बाकी इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर ग्रुप में ही भेज दूंगा, आपको क्या करना है? उसको होमवर्क के तौर पर लेना है, उसको आपको हल करना है। अब हम लोग स्क्रीन पर आते हैं। मेनली